दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकुंद और हेल्दी निदान में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेल्दी निदान। वीडियो आने में थोड़ा विलंब हुआ, क्लिनिक में थोड़ा रश है, समय आपका अभाव है, लेकिन आज फिर आपके सामने उपस्थित हूं। ब्लड प्रेशर का जो चैप्टर था, हाइपरटेंशन का जो चैप्टर था, उसकी अगली कड़ी में। और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे 4-5 टॉपिक जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी मैं वीडियो हेल्थ रिलेटेड बनाऊं वो आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, हाइपरटेंशन का जो अगला वीडियो है, जो आज का वीडियो है, उसमें हम हाइपरटेंशन के टॉपिक से 5 टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। और इस 5 टॉपिक में पहला है आपको रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन, दूसरा है रेसिस्टेंट हाइपरटेंशन, तीसरा अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, चौथा है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, पांचवा है आपको हाइपरटेंसिव इमरजेंसी एंड छठवां है आपको हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। इन पांचों को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन क्या है। रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन का एक ऐसा कंडीशन है, ब्लड प्रेशर का एक ऐसा कंडीशन है, जब 3 या 4 बार आपको डॉक्टर चेंबर में या हाइपरटेंसिव क्लिनिक में जाने के बाद भी अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है और दवाइयां भी 2-3 दी जाती हैं, तब हम उसको रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। एक बार और सुन लीजिए, 2 या 3 दवाइयों के कॉम्बिनेशन और 3-4 विजिट जो आप डॉक्टर के पास करते हैं, उसके बावजूद भी अगर ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल नहीं है तो आप रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंसिव के कंडीशन में हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं रेसिस्टेंट हाइपरटेंशन। रेसिस्टेंट हाइपरटेंशन भी रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन से मिलता जुलता है। आपको रेसिस्टेंट हाइपरटेंशन में जब आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड में नहीं रहे, इसके बावजूद कि हम 3-4 दवाइयां आपको दें और देने के बाद भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहे और दवाइयों का मैकेनिज्म सब अलग अलग रहे। यह बात आप समझ लीजिए कि दवाइयां अलग अलग तरीके से काम करें, 3-4 दवाइयों का कॉम्बिनेशन जो अलग अलग तरीके से काम करे और काम करने के बाद भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहे, यही रेसिस्टेंट हाइपरटेंशन है। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि high blood pressure that remains above a target level in spite of being prescribed 3 or more hypertensive drugs simultaneously with different mechanism of action। आप दवाइयों का जो काम करने का तरीका है अलग अलग हो और 3-4 दवाइयों के कॉम्बिनेशन के बाद भी अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है तो आप रेसिस्टेंट हाइपरटेंशन के कंडीशन में हैं। अब हम आगे डिस्कस करेंगे अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन जब आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एसबीपी, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन और इक्वल टू 140 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन और इक्वल टू 90 रहे और ये परसिस्टेंटली यही बना रहे मेडिसिन के बाद भी, तो आपका अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर कहलाता है। चाहे मेडिसिन ले और मेडिसिन नहीं ले, तभी भी अगर आपका ब्लड प्रेशर इसके एबव और इसके राउंड अबाउट बना रहा तो इसको हम लोग अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन बोलते हैं। जब एसबीपी मोर देन और इक्वल टू 140 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन और इक्वल टू 90 रहे, तो इसको हम लोग अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन बोलते हैं। अब मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन की बात करते हैं। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन एक हाइपरटेंसिव इमरजेंसी कहें या अर्जेंसी कहें, दोनों कह सकते हैं। हाइपरटेंशन का एक ऐसा कंडीशन जब ऑर्गन डैमेज का खतरा रहे, जब आपके अंगों पे खतरा बना दे, ब्लड प्रेशर यानी हाई ब्लड प्रेशर का वो स्थिति जब आपके अंगों को खराब करने लगे, तो इसको हम लोग मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन बोलते हैं। और ये स्थिति क्यों आती है, कब आती है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। अगर हम मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन की
बात करें तो हम इसको एक्सीलरेटेड हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। एक्सीलरेटेड हाइपरटेंशन मतलब बढ़ा हुआ आपको ब्लड प्रेशर। एक्सट्रीमली हाई बीपी दैट डेवलप्स रैपिडली एंड कॉज सम टाइप ऑफ ऑर्गन डैमेज, जैसे पीछे हमने बताया कि मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में हमेशा ऑर्गन डैमेज होने का चांस रहता है, चाहे वो किडनी डैमेज हो जाए, आपका आंख डैमेज हो जाए, आपको हाइपरटेंसिव कार्डियक फेल्योर हो जाए, तो ये सब चांसेस मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में रहते हैं। नॉर्मल बीपी अगर कॉमन मैन का अगर कहा जाए तो नॉर्मल बीपी जो होता है एवरेज 120/80 होता है, 120/80 होता है। जबकि मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में बीपी जो होता है ब्लड प्रेशर हमेशा 180/120 से 180/120 mm ऑफ Hg से ज्यादा होता है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में, और ये कभी कभी कंट्रोल करने में बहुत कठिनाई होती है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में। हमने अपने लाइफ में आईसीयू में देखा है कि मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन के पेशेंट को कंट्रोल करने में जो इसका ब्लड प्रेशर होता है बड़ा मेहनत करना पड़ता है, और कभी कभी मरीज को हम लोग लॉस्ट भी कर देते हैं, क्योंकि इसका जो बीपी बढ़ने की वजह से इसका ऑर्गन डैमेज हो गया रहता है, किडनी डैमेज हो गया रहता है, आईसाइट लॉस हो जाता है आपको ऑकुलर ब्लीडिंग के चलते। तो ये सब इसके जो कॉम्प्लिकेशन है थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक है ये, और इसको हम लोग हाइपरटेंसिव अर्जेंसी या क्राइसिस बोलते हैं, कि इसमें अर्जेंट है, आपको हॉस्पिटलाइज करना जरूरी रहता है, और अगर समय पर आप हॉस्पिटलाइज करते हैं तो रिकवरी के चांसेस रहते हैं। अब इसका कॉज अगर हम मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन का की रैपिडली क्यों डेवलप करता है, तो कुछ ऐसे ऑटो इम्यून डिजीज हैं जिसके चलते ये आपको एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन या मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन के कंडीशन में आपका एक्सेलरेटेड बीपी हो जाता है। वो है, पहला है कोलेजन वेस्कुलर डिसऑर्डर, उसके बाद से सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटस SLE, पेरीआर्टराइटिस नोडोसा, ये दोनों पहला और दूसरा आपको ऑटो इम्यून डिजीज है। तो उसके बाद से पेरीआर्टराइटिस नोडोसा, उसके बाद से किडनी प्रॉब्लम है, अगर आपको किडनी के कुछ प्रॉब्लम है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है, और भी रेनिन एंजियोटेंसिन साइकिल में कहीं कुछ गड़बड़ी है तो उसके चलते। उसके बाद से प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, ये एक अच्छी चीज है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड बीपी, इसको हम लोग प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया के कंडीशन में डिवाइड करते हैं। तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड, प्रेगनेंसी में भी बीपी बढ़ जाता है और वहां भी इमरजेंसी और अर्जेंसी होती है, तो ये इसके कॉज है। अब इसके कुछ सिम्टम्स हैं जो हम आपको बताते हैं कि इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं आपको, कि किस ये मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन के श्रेणी में आ जाएगा। तो पहला इसका सिम्टम्स है वो है आपको ब्लड विजन, जब भी होगा आंख से दिखाई मतलब धुंधला दिखाई देता है, ब्लड विजन, ठीक है, ब्लड विजन है। उसके बाद से चेंज इन मेंटल स्टेटस, आपके मानसिक स्थिति में परिवर्तन होने लगता है, चेंज इन मेंटल स्टेटस, मानसिक स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, मानसिक स्थिति में परिवर्तन होने लगता है। उसके बाद से आपको कंफ्यूजन होने लगता है, आप भ्रम की स्थिति में रहते हैं कि हमको ये सब चीज कैसे हो गया, भ्रम हो जाता है। रेस्टलेसनेस रहेगा, स्लीपलेसनेस रहेगा, आप बेचैनी रहेगी, स्लीपलेसनेस बेचैनी रहेगी, आपको रेस्टलेसनेस रहेगा, नींद नहीं आएगा, बेचैनी रहेगी। चेस्ट पेन होगा, चेस्ट पेन आपको कार्डियक भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने से आपको कार्डियक अरेस्ट या कार्डियक अटैक भी हो सकता है, कार्डियक भी हो सकता है। चेस्ट पेन होगा, खांसी होगी, कफ होगा, खांसी होगी। उसके बाद से हेडेक होगा, सिर दर्द होगा, हेडेक होगा, नाउसिया एंड वोमिटिंग होगा, मतलब उल्टी होगी या उल्टी करने जैसा मन करेगा, नाउसिया एंड वोमिटिंग होगा। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, सांस फूलेगा, सांस फूलने का कंडीशन हो सकता है कि आपको हाइपरटेंसिव कार्डियक फेल्योर में हो, हाइपरटेंसिव कार्डियक फेल्योर अगर हो रहा है तो सांस भी फूलेगा, हाइपरटेंसिव कार्डियक फेल्योर हो तो हो सकता है। सीजर हो सकता है, मतलब आपको झटका भी आ सकता है, मिर्गी का दौरा भी आ सकता है, सीजर हो सकता है।
उसके बाद से वर्टाइगो हो सकता है, चक्कर भी आपको आ सकता है। ये इसके मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन के कंडीशन है, ये आपको सिम्टम्स है, ये आपको जान लेना जरूरी है। और मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन जो होता है आपको हाइपरटेंसिव अर्जेंसी होता है, तुरंत आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना रहता है। अब हम आगे आपको बताएंगे हाइपरटेंसिव इमरजेंसी एंड हाइपरटेंसिव अर्जेंसी। इमरजेंसी में आपको हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में जब फाइनली ऑर्गन डैमेज हो गया हो तब इमरजेंसी रहता है, तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करना रहता है और उसकी रिकवरी या हॉस्पिटलाइज होना बहुत जरूरी होता है। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में फाइनली ब्लड प्रेशर बढ़ने से ऑर्गन डैमेज हो गया रहता है, जिसमें आपको सीवीए सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट यानी हैमरेज, ब्रेन हैमरेज हो गया रहेगा, ब्रेन हैमरेज हुआ रहेगा, या आपको कार्डियक अटैक, हार्ट अटैक हुआ रहेगा, कार्डियक अटैक या कार्डियक फेल्योर हुआ रहेगा, ठीक है, या पैरालिसिस, तो वही सीवीए की वजह से पैरालिसिस रहेगा। तो ये सब इसके हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है, इसको जानना जरूरी है। और हाइपरटेंसिव अर्जेंसी में वो अग्रेशन होता है आपको ऑर्गन डैमेज की तरफ, तो थोड़ा सा आपके पास समय रहता है जहां पे आप अपने को सेव कर सके। तो दोस्तों ये आज का वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर कुछ मिला हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।